वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं होशियार अली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी एग्जाम्स के लिए पर्यावरण की 500 क्वेश्चंस की सीरीज का फोर्थ पार्ट आप देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण के 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, इसके शुरुआत के 4 पार्ट भी आप देख लीजिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित प्रजातियों पर विचार कीजिए, जिसमें पहली प्रजाति है एशियाई शेर, और दूसरी प्रजाति है शेर के मुंह जैसा बंदर जिसे हम कहते हैं मकाक, और तीसरी प्रजाति है संगाई हिरन। इन प्रजातियों को बताना है कौन सी प्रजाति भारत के लिए स्थानिक है। यहाँ की अपनी प्रजाति है, भारत की प्रजाति है। इन प्रजातियों में से आपको बताना है। अगर हम बात करें एशियाई शेरों की, तो जो भारतीय शेर होते हैं, या एशियाई शेरों को जो है भारतीय शेर के रूप में भी जाना जाता है, ये प्रजाति केवल भारत में पाई जाती है, भारत के गुजरात राज्य में पाई जाती है। आपने देखा था गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लायन, एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो ये क्या है, भारत की एक प्रजाति है शेर की। अब बात करते हैं शेर के मुंह जैसा बंदर होता है जिसे हम कहते हैं मकाक। तो शेर के मुंह जैसा बंदर मकाक जो है एक पुरानी दुनिया का बंदर कहा जाता है इसको। ओल्ड वर्ल्ड मंकी होता है ये, और ये दक्षिण भारत का जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट, यहाँ पर पाया जाता है। इसका अगर आप चेहरा देखेंगे, अगर आप गूगल करके देखेंगे, तो इसके गर्दन के पास जैसे शेर की तरह बड़े बड़े बाल होते हैं, उसी तरह के बाल इसके चेहरे के आसपास में होते हैं। तो ये भी भारत का अपना स्थानिक है। अगर बात करें संगाई हिरन की, तो संगाई हिरन जो है मणिपुर में एक नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का इकलौता नेशनल पार्क है तैरता हुआ। वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जिसे हम कैबुल लामजाओ के नाम से जानते हैं। कैबुल लामजाओ, इसी नेशनल पार्क में एक हिरन पाई जाती है जिसका नाम है संगाई हिरन। तो ये लोकटक झील में पाई जाती है। ये तीनों भारत के स्थानिक प्रजातियां हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों इसके आंसर बिल्कुल ठीक हैं। ये नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है आज का। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे आप कहते हैं सीएनजी या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसके संबंध में नीचे कथन दिए गए हैं, इन पर विचार कीजिए और सही उत्तर की पहचान कीजिए। सीएनजी में अधिकतर जो कंपोजिशन होता है उसमें मीथेन गैस होती है। पहले स्टेटमेंट की अगर बात करें तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस या सीएनजी एक प्राकृतिक गैस है। ये रंगहीन, गंधहीन होती है, और इसको जो इस्तेमाल करते हैं, आप जानते हैं, जनरल है ये चीज़, पेट्रोल और डीजल के जो ईंधन होते हैं उसकी जगह पर हम अब सीएनजी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो कि पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है, तो ये क्या है, सीएनजी में अधिकांशतः मीथेन का कंपोजिशन होता है। मीथेन इसमें मैक्सिमम यानी ज़्यादा होती है इसमें मीथेन की मात्रा। और अगर बात करें गैसोलीन की अपेक्षा सीएनजी की उच्च ऑक्टेन रेटिंग के कारण सीएनजी इंजन कम शोर करते हैं। गैसोलीन की भांति अगर वायु के साथ मिश्रित कर देते हैं इसको हम सीएनजी को, तो ये जो है शक्ति पैदा कर देती है एक तरीके से। और जो गैसोलीन की अपेक्षा सीएनजी की उच्च ऑक्टेन रेटिंग है, इसकी वजह से जो सीएनजी के इंजन है वो कम शोर करते हैं और कम उत्सर्जन करते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। तो कथन एक भी सही है यहाँ पर, और कथन दूसरा भी सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। भारत स्टेज 6 मानक जो है, या BS6 मानक, इस निम्नलिखित में से BS6 मानक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर आपसे पूछ लेता है कि भारत स्टेज 6 या BS6 किससे रिलेटेड है, ये सब एक ही क्वेश्चन के पार्ट हैं। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने फैसला दिया है कि 1 अप्रैल 2020 से, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2020 से देश भर में कोई भी भारत स्टेज 4, याद रखिएगा, भारत स्टेज यानी BS स्टेज, ये 4, और यहाँ क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है, इसको ज़रा ध्यान रखिए। तो भारत में 1 अप्रैल 2020 से कोई भी भारत स्टेज 4 का वाहन नहीं बेचा जाएगा। ये वाहन बंद हो गए हैं 1 अप्रैल से पहले तक। इसके बजाय भारत स्टेज 6 जो अभी यहाँ दिया हुआ है, भारत स्टेज 6 जो है ये देश भर में 1 अप्रैल 2020 से लागू कर दिया गया है। और BS4, अगर हम बात करें BS4 और BS6 मानक की, दोनों के बीच में इनके ईंधन में सल्फर की मात्रा को लेकर के डिफरेंस होता है। तो BS4 में जो BS4 ईंधन में 50 ppm का सिल्वर होता है, 50 ppm सिल्वर की मात्रा होती है इसमें। ठीक है, इसमें BS4 में अगर हम बात करें किसकी, जबकि BS6 का ग्रेड का जो ईंधन होता है, इसमें केवल 10 ppm सल्फर का उत्सर्जन होता है।
ये याद रखेंगे 10 ppm सल्फर का उत्सर्जन होता है, ना कि 50 का। 50 का होता था किसमें, BS4 में। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है, सही वाला आपको अब पता चल गया है। अब बात करते हैं BS6 में जाने पर जो डीजल कार हैं उसमें 68% और पेट्रोल कारों में 25% जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन पहले होता था उसमें अब कमी हो जाएगी। यानी डीजल कारों में 68% नाइट्रोजन ऑक्साइड और पेट्रोल कारों में 25% नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। डीजल कारों से जो कैंसर पैदा करने वाले कण हैं उनका उत्सर्जन भी अब 80% कम हो जाएगा इस मानक के आ जाने पर। अगर हम बात करें BS मानक 6 की, वर्तमान में यूरोपीय देशों में जो प्रचलित है यूरो 6 मानदंडों के ही ये समान है। कथन दूसरा सही है, पहला कथन गलत है। हल्के डीजल वाहनों में BS6 मानकों द्वारा नाइट्रोजन ऑक्साइड की उत्सर्जन की सीमा में बिल्कुल कमी होगी, अभी डिस्कस किया है इस चीज़ को हमने। तो ये दूसरा और तीसरा इसमें सही है। तो ये करंट से भी आपके जुड़ जाता है क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप कर पाएंगे। केवल 2 और 3 इसका सही आंसर रहेगा। अगर आपसे पूछे कि भारत स्टेज 6 या भारत स्टेज 4 किससे संबंधित है, तो आप इसको बता पाएंगे कि जो है भारतीय व्हीकल को लेकर जो नए नियम आए हैं उससे संबंधित है, या ईंधन से, जो इस्तेमाल ईंधन होने वाला है इन व्हीकल्स में उससे संबंधित है। नेक्स्ट, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत और भूटान के बीच एशियाई हाथी प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर के रूप में भी कार्य करता है? अगर हम बात करें बुक्सा टाइगर रिजर्व की, बुक्सा टाइगर रिजर्व या इसे आप BTR बोलते हैं, जिसे आप फुल फॉर्म में बुक्सा टाइगर रिजर्व बोलेंगे। ये जो है भूटान के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में जो बक्सा पहाड़ियाँ हैं और पश्चिमी बंगाल का जो जलपाईगुड़ी जिला है, इसके अलीपुर द्वार उप डिवीज़न पे स्थित है ये। तो ये दोनों बाउंड्री पर हैं। अगर इसकी बात करें, दोनों की बाउंड्री पर है ये बुक्सा टाइगर रिजर्व। और इस बुक्सा टाइगर रिजर्व को जो है एक तरीके से भारत और भूटान के बीच जो एशियाई हाथी हैं उनके प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय गलियारे के रूप में जाना जाता है। चलिए सवाल नेक्स्ट देखेंगे। अक्सर समाचारों में चर्चित पर्यावरणीय लोकतंत्र सूचकांक, ये जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? कोई भी सूचकांक हो उसको जारी करने वाली संस्था का नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो लोकतंत्र पर्यावरण सूचकांक ये वाशिंगटन में स्थित एक वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है या विश्व संसाधन संस्थान है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। और ये सबसे पहली बार साल 2015 में इसको जारी किया गया था। पहली बार याद रखेंगे, 21 मई साल 2015 में इसको पहली बार जारी किया गया था। और इसमें भारत को जो स्थान मिला था वो 24, पहली बार का भारत का स्थान इसमें 24 था, ये याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है आपको स्टैटिक क्वेश्चंस में फ्रेम करके। तो इसमें आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर विश्व संसाधन संस्थान WRI यानी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और एक एक्सेस इनिशिएटिव, इन दोनों के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखें, और लेकिन ऑप्शन में आपको विश्व संसाधन संस्थान ही मिलेगा। नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना, जिसको NAPCC कहते हैं, निम्नलिखित में से इसमें कौन कौन शामिल नहीं है? तो इसमें नहीं वाला बताना है। अब बात करेंगे NAPCC क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। 2008 में इसको लॉन्च किया गया था, 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज के थ्रू। और इसमें जो है 2000, ये भी याद रखिएगा 2008 में आया था। और इसमें 8 ही नेशनल मिशन को कवर किया गया है, 8 नेशनल मिशन को इसमें कवर किया गया था। NPCC के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं इसमें? जैसे हम बात करें, जिसमें नेशनल सोलर मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन है, और राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता है। तो इंग्लिश में इनके नाम इस तरह से रहेंगे, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। अगला है तीसरा, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। चौथा है नेशनल वाटर मिशन। पांचवा है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। छठा है नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन अ स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये 8 टॉपिक हैं। अगर आप देखें इसमें कौन कौन से हैं, सौर ऊर्जा से, इसमें सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा शामिल है, संवर्धित ऊर्जा दक्षता शामिल है, सतत आवास है, राष्ट्रीय जल मिशन भी शामिल है, सतत कृषि के लिए राष्ट्र मिशन भी शामिल है, सतत कृषि के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए जो है इसमें। लेकिन अगर राष्ट्रीय मृदा योजना की बात करें, इसमें
ऑप्शन बी, ये इसमें आठों में से कहीं भी नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया या हरित भारत की जो बात कर रहे हैं हम, हरित भारत का मतलब यहाँ पर किससे है? सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन से ही है। राष्ट्रीय जल मिशन भी है इसमें, तो इसमें सतत कृषि मिशन है, जलवायु परिवर्तन है, और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना है, जल भी है, सतत आवास है, संवर्धित ऊर्जा दक्षता है, सौर है। ये टोटल 8 हैं, बट इसमें राष्ट्रीय मृदा मिशन शामिल नहीं है। अगला सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है। कल भी इससे संबंधित एक क्वेश्चन हमने किया था। निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल के द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि जो 2012-2020 है, यहाँ पर इसके लिए नए उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को जोड़ा गया है? चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसकी बेसिक डिटेल जानते हैं। जो क्योटो प्रोटोकॉल था, इसको साल 1997 में, वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, साल 1997 में ग्रीन हाउस गैसेस, क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने को लेकर के हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए इसको अपनाया गया था। और ये 2005, ये अपनाया तो 1997 में था, लेकिन 2005 में इसको लागू किया गया था। और क्योटो प्रोटोकॉल की जो पहली प्रतिबद्धता थी, जो इसका पहली प्रतिबद्धता थी, वो साल 2008 से लेकर के 2012 तक थी। साल 2008 से लेकर 2012 तक थी। और जो दोहा संशोधन हुआ था फिर बाद में, दोहा संशोधन 2012 में, दोहा संशोधन के द्वारा जो दूसरी प्रतिबद्धता अवधि थी वो 2012 में अपना ली गई। लेकिन अभी तक इसमें केवल 65 देशों ने ही दूसरी प्रतिबद्धता अवधि, जो कि 2013 से 2020 तक जाएगी, या 2012 से 20 तक आप कह सकते हैं इसको, इसके लिए सिर्फ 65 देशों ने ही पुष्टि की है। तो ये दोहा संशोधन के द्वारा किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। अगला है जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, जिसको GEAC बोला जाता है, ये किसके अधीन कार्य करती है? इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये किसके अंडर काम करती है? तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था साल 1986 में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत 1989 में, ये तो आया था, उसमें 86 में आया था ये एक्ट, लेकिन 1989 में क्या किया गया था? जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीवों के आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों से संबंधित कुछ नियम जो है, GM फसलों पर जो है मंजूरी प्रदान करने के लिए इस तरह से GEC को जो है स्वीकार्यता दी गई थी। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आती है। सिंपल, आपको इतना ही याद रखना है इसमें। नेक्स्ट देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों पर, केमिकल एलिमेंट्स पर विचार कीजिए। बेरियम, कैडमियम, सीसा, पारा, उपरोक्त में से कौन से रसायन ई कचरे का हिस्सा होते हैं? देखिए, पहले समझेंगे कि ई कचरा क्या होता है या ई वेस्ट क्या होता है। जो खराब कंप्यूटर होते हैं और कोई भी खराब अन्य इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस या इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होते हैं, उनसे जो उनका खराब की बात कर दी है ना हमने पहले, तो खराब कंप्यूटर या खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को ही हम इलेक्ट्रॉनिक कचरा कह देते हैं, जो आप किसी काम का नहीं होता है। इसी को हम ई कचरा या ई वेस्ट के रूप में जानते हैं। तो ई कचरे को या तो भूमि के अंदर दबाया जाता है उसको, या फिर इसको जलाया जाता है। विकसित देशों में अगर हम बात करें, विकसित देशों में जो उत्पन्न ई कचरा होता है, उसका आधे से अधिक हिस्सा तो विकासशील देशों से निकलता है, जैसे चाइना है, भारत है, पाकिस्तान। इनको जो निर्यात किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, तो इसमें तांबा, लोहा, सिलिकॉन, निकल, सोना जैसी धातुएं निकलती हैं। अगर आप देखें तो इसमें बेरियम, कैडमियम, सीसा, पारा, ये सब इसमें आ जाएंगी, ई कचरे का ही हिस्सा होती हैं। चलिए सवाल नंबर अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन या संस्थान लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्रकाशित करता है? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन सा संस्थान प्रकाशित करता है? इसको आप जानते हैं, ये है वर्ल्ड वाइड फंड या WWF। वर्ल्ड वाइड फंड ने जो है लिविंग रिपोर्ट को जारी करता है, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स को ये जारी करता है। इसमें आपको ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट देखेंगे, सवाल नंबर अगला देखेंगे। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है, जिसे CZA बोल रहे हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सारे प्रश्न जो है आपके पर्यावरण से संबंधित हैं और ये PCS लेवल के क्वेश्चंस है, अच्छे खासे UPSC लेवल के क्वेश्चंस है। देखिए, पढ़ने को बहुत है आपके पास, अथाह है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको यहाँ करवाई जा सकती हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हो सकते हैं आपके लिए।
तो इसमें जो है अगर बात करें केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 80ZA की, तो इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया है। ये बिल्कुल सही है। भारत में जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, इसकी स्थापना के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो धारा है, धारा 38A के तहत इसको जोड़ा गया है। तो ये पहला कथन तो सही हो जाता है। अगर बात करें, यह जो है CZA पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। तो केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण को भारत सरकार के द्वारा साल 1992 में 1992 में पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देखें, ये सवाल नंबर अगला देखिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर संबद्ध रोग है और वो किस प्रदूषक, किस पॉल्यूटेंट की वजह से होता है, ये बताना है आपको। पहला है, अगर हम बात करें, मिनी माता बीमारी है। यहाँ पर एक्चुअली आपको रिवर्स लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको जो संबद्ध, यहाँ प्रदूषक होना चाहिए था, यहाँ संबद्ध रोग होना चाहिए। चलिए इतना समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको ये पॉल्यूटेंट्स दिए हुए हैं, प्रदूषक, और यहाँ पर ये रोग दिए हुए हैं। अगर आप पहले की बात करें, मिनी माता रोग, तो मिनी माता रोग ये शरीर में, हमारी बॉडी में, जो ह्यूमन बॉडी में HG, जिसे आप पारा बोलते हैं, मरकरी, शरीर में पारे की अधिकता होने के कारण ये बीमारी होती है। शुरुआत में जो मिनी माता बीमारी थी, जापान की एक मिनी माता खाड़ी है, वहाँ पर जो है उसमें पारे की अधिकता की वजह से मछलियों ने पारा खा लिया था, जिसकी वजह से ये बीमारी फैली थी। तो इसमें जो है मिनी माता जो है पारे, यानी पारे की वजह से ये बीमारी फैलती है। अगली बीमारी के बारे में बात करेंगे। अगली है ब्लैक फुट बीमारी। ब्लैक फुट बीमारी है, आर्सेनिक जो होता है, आर्सेनिक के लगातार संपर्क में रहने से बीमारी हो जाती है। इसमें त्वचा और जो फेफड़े हैं, इसमें कैंसर हो सकता है इसकी वजह से। तो ये जो है ब्लैक फुट बीमारी किसकी वजह से होती है, ये आर्सेनिक की वजह से होती है। तो ये ऑलरेडी मैच नहीं है। तो ये किसकी वजह से, इसको याद रख लीजिएगा, आर्सेनिक की वजह से होती है ये। और ये मिनी माता जो बीमारी है, ये पारे की वजह से होती है। डायरेक्टली हमें बता दिया है आपको, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है ये किस वजह से होती है, क्वेश्चन अलग से ही पूछा हुआ है। ये नाइट्रेट की अधिकता के कारण होती है। नाइट्रेट की अधिकता होने पर हीमोग्लोबिन में एक तरीके से प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो ये क्या है, नाइट्रेट की वजह से। तो ये आप ऐसे मैच कर सकते हैं। और एक इटाई रोग हो रहा है, जो इटाई रोग होता है वो कैडमियम की वजह से होता है। कैडमियम शरीर में जो है, कैडमियम की अधिकता की वजह से होता है। तो ये सारे आप जो है मैच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सवाल नंबर अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में फ्लाई ऐश उपयोग नीति अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर करिए आप, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र फ्लाई ऐश नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जो कि कचरे से धन और पर्यावरण संरक्षण पैदा करके समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसकी टैगलाइन इसके साथ रहे। तो फ्लाई ऐश उपयोग की नीति करने में महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है, भारत जो है ग्लोबल टाइगर फोरम GTF का संस्थापक सदस्य है। तो ग्लोबल टाइगर फोरम जो है GTF, बाघों की, जो टाइगर्स होते हैं उनकी रक्षा के लिए जो कुछ इंटरेस्टेड कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय ये एक तरीके से निकाय है, बॉडी है। तो GTF जो है दुनिया के 13 टाइगर रेंजेस के देशों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड या फैले हुए बाघ जो हैं उनकी 5 प्रजातियों को बचाने के लिए कार्यरत है ये। और GTF का गठन साल 1993 में किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। भारत में बाघ संरक्षण पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की सिफारिश पर ही ये किया गया था। तो कथन एक सही है, क्योंकि भारत जो है ग्लोबल टाइगर फोरम का ये संस्थापक सदस्य है, यानी जब स्थापना हुई थी उस वक्त इसका सदस्य हुआ था। अब इसका GTF है का इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अगर आपसे पूछे तो इसका हेडक्वार्टर GTF का आप कहेंगे दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली में है इसका। अगर बात करें पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये पक्के टाइगर रिजर्व जिसको जो है पखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। पखुई याद रखिएगा, पक्के या पखुई टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में, जो कामेंग जिला है वहाँ का, उसमें एक प्रोजेक्ट टाइगर है ये। तो यहाँ पर ये ठीक हो जाएगा। दूसरा वाला भी। अगला देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जिसको हम बोलते हैं NTCA, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA जिसको आप बोलते हैं, ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में वन्य जीव संरक्षण 1972 के तहत गठित किया गया एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर आपने ध्यान से सुना होगा, इसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, ये टर्म यहाँ गलत हो गया है क्योंकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित हुई थी, NTCA। बस इतना सा डिफरेंस कर दिया गया आपने, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ये सही है, ये सही है, पहला दूसरा इसमें ठीक हो जाएंगे। इसका आंसर 1 और 2 सही आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियां जीवों के संरक्षण को स्वस्थाने विधि के उदाहरण हैं? स्वस्थाने, यहाँ पर आपको बताना स्वस्थाने। अब एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। स्वस्थाने होता है इन सीटू, या इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे इन सीटू, और बाह्य स्थानिक बोलेंगे एक्स सीटू। एक्स सीटू में क्या, इन सीटू में क्या होता है एक्चुअली, इन सीटू और एक्स सीटू दोनों ही आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो एक्स सीटू में पहले बात कर लेते हैं। एक्स सीटू को क्या करते हैं, जो भी जीव जंतु या पेड़ पौधे किसी जगह पर रह रहे हैं उनको संरक्षण देने के लिए उनके प्राकृतिक आवास, प्राकृतिक घरों से उठा करके किसी दूसरी जगह लेकर के जाया जाता है, यानी उनके मूल आवासों से दूर ले जाकर उनका संरक्षण जब किया जाता है तो वो एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत जो होते हैं पौधों का संरक्षण एक तरीके से उनके आवास से दूर ले जाकर किया जाता है, जिसमें बोटेनिकल गार्डन्स आते हैं, ठीक है। वनस्पतिक उद्यान किस में आएंगे, एक्स सीटू की बात चल रही है। और वानिकी अनुसंधान संस्थाएं या जैसे फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, और अगला होता है जिसमें एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सब एक्स सीटूज में ही आएंगे। अगर हम बात करें किसकी, इसमें बोला है कि स्वस्थाने, इन सीटू को आपको बताना है। तो अभी अभी हमने देखा है जस्ट कि इसमें स्वस्थाने विधि के उदाहरण कौन से हैं। एक्चुअली यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर बाह्य स्थाने अगर कर देते तो इसका बी ऑप्शन हो जाता, बोटेनिकल गार्डन। इसके अलावा ये क्या है, ये बाह्य स्थाने हैं। और बाकी वन्यजीव अभ्यारण्य जो सेक्रेट ग्रुप्स हैं, ये सेक्रेट ग्रुप्स है, टाइगर रिजर्व, ये क्या हैं, स्वस्थाने हैं। यानी वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने का मतलब है प्राकृतिक आवास में ही उनके प्रोटेक्शन कंजर्वेशन दे देना। ये तीनों स्वस्थाने के एग्जाम्पल हैं। और ये वनस्पतिक उद्यान जो है क्या है, ये बाह्य स्थाने का। तो फर्क आपको बता दिया है सिंपली, क्वेश्चन में थोड़ी सी पूछने में तरीका थोड़ा अलग हो गया है यहाँ पर, बस इतना याद रखिएगा। अगर यहाँ बाह्य स्थाने कर दें तो वनस्पतिक उद्यान, बोटेनिकल गार्डन इसका सही आंसर हो जाएगा। और स्वस्थाने में ये तीनों हैं, ये तीनों स्वस्थाने हैं, अब कोई डिफरेंस नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एशियाटिक लायन जो प्रजाति है इसके बारे में सही है? पहला स्टेटमेंट है ये अफ्रीकी शेरों से बड़े होते हैं। जो एशियाटिक लायन है, एशियाई शेर हैं, वो अफ्रीकी शेरों की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं। तो पहला कथन तो गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें किसकी, ये साइट्स के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध हैं। चलिए इसकी बात करते हैं। तो इसमें सिटीज़ या इसको CITES इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है। ये है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, इसको याद रखेंगे। तो इसमें जो है स्टेटमेंट सेकंड की हम बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट सेकंड में जो आपका वर्तमान में जो गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क जानते हैं गुजरात में है। ये गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाटिक लायन का एकमात्र निवास स्थान है। और साइट्स ने जो परिशिष्ट 1 है इसका, इसमें इसको सूचीबद्ध किया है। और IUCN की जो रेड डेटा लिस्ट है, इसमें IUCN की रेड डेटा लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में जो है, लुप्त प्राय में है ये, ना कि संकटग्रस्त में है। तो तीसरा गलत हो जाएगा, ये लुप्त प्राय में होगा ना कि संकटग्रस्त में होगा, ठीक है। तो इसमें पहला और दूसरा ठीक हो जाते हैं, बाकी गलत है। नेक्स्ट देखेंगे। चलिए इस पर्यावरण के इस पार्ट में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में रहेंगे, जिसमें हम वायुमंडल के क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, और प्रदूषण पर क्वेश्चन रहेंगे इन्वायरमेंट के। ये सब ओजोन पर क्वेश्चन रहेंगे जो कि वायुमंडल का हिस्सा है। इस पर एक वीडियो और करेंगे। तो लगभग आपके क्वेश्चंस यहाँ से पर्यावरण के कंप्लीट हो जाएंगे जो आ सकते हैं एग्जाम में। और मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस कल कराने की कोशिश करेंगे आपको, देखेंगे आप लोग कितना कर रहे हैं, उसको कितना पढ़ पाते हैं, ठीक है। जितना कराएंगे उतना ही कर लेना मैथमेटिक्स में, वो काफ़ी रहेगा आपके लिए। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।